किसी भी सरकार का असल काम आखिर होता क्या है? सिर्फ देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना या फिर उससे भी कहीं ज्यादा कुछ और? इसी बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत के संविधान के 5 बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स में। आर्टिकल 36 से लेकर 40 तक। ये हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये देश के लिए एक तरह का मॉरल कंपास है और इन्हें समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर कोई सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो सवाल है ना, ये कोई थियोरेटिकल सवाल नहीं है। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारे आज के पूरे डिस्कशन की इमारत खड़ी होगी। क्या सरकार का काम सिर्फ देश चलाना है या एक ऐसा समाज बनाना है जहां सबको इंसाफ मिले? इसका जवाब इन्हीं आर्टिकल्स में छिपा हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि ये सिद्धांत हैं क्या और इनका नेचर कैसा है। फिर हम उस विजन को समझेंगे जो एक न्याय से भरे समाज के लिए ये आर्टिकल्स रखते हैं। इसके बाद हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के ब्लूप्रिंट को देखेंगे। फिर ये जानेंगे कि ये सिद्धांत असल दुनिया में कैसे काम करते हैं। और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले कुछ बेसिक नियम समझ लेते हैं। इन सिद्धांतों का क्या समझने से पहले हमें इनका कौन और कैसे समझना होगा। मतलब ये निर्देश आखिर दिए किसको गए हैं और इनकी कानूनी ताकत असल में है कितनी। तो देखिए, आर्टिकल 36 राज्य या स्टेट शब्द को परिभाषित करता है। अब यहां राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें नहीं है, नहीं। इसमें हमारी संसद, राज्यों की विधानसभाएं, पंचायतें, नगरपालिकाएं और बाकी सभी सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो सिद्धांत हैं, ये पूरे सरकारी सिस्टम पर लागू होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। और यहीं पर सबसे जरूरी और शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट सामने आता है। आर्टिकल 370 एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो हम कोर्ट जाके केस नहीं कर सकते, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, संविधान कहता है कि ये देश को चलाने के लिए मौलिक हैं, फंडामेंटल हैं। इसे ऐसे समझिए, ये कोई कानून नहीं है जिसे हम लागू करवा सकें, बल्कि ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक शपथ है जिसे उसे निभाना ही है। इसको अगर और आसान भाषा में कहें तो नागरिक इन्हें कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवा सकते, लेकिन ये सिद्धांत सरकार पर खुद ही लागू होते हैं। ये सरकार के लिए एक तरह का सेल्फ चेक है, अच्छी गवर्नेंस के लिए एक अंदरूनी गाइडलाइन। ठीक है, तो अब जब हम इन सिद्धांतों का नेचर समझ गए हैं, तो चलिए इनके मकसद पर आते हैं। ये किस तरह के समाज की कल्पना करते हैं। आर्टिकल 38 हमें एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट का पूरा विजन दिखाता है। आर्टिकल 38 में सरकार के लिए 3 बड़े मकसद तय किए गए हैं। पहला, लोगों की भलाई को बढ़ावा देना। दूसरा, एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाना और उसे सुरक्षित रखना। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आय, रुतबे, सुविधाओं और मौकों में जो असमानताएं हैं उन्हें कम से कम करना। इसमें जो दूसरा क्लॉज है उसे 1978 में 44th संशोधन के जरिए खास तौर पर आर्थिक असमानता को खत्म करने के लक्ष्य से जोड़ा गया था। तो कुल मिला के बात यह है कि आर्टिकल 38 एक समानता पर आधारित कल्याणकारी राज्य की नींव रखता है। ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, ये एक बेहतर और न्यायपूर्ण भारत का सपना है, उसका ब्लूप्रिंट है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो शायद इस पूरे डिस्कशन का और एग्जाम के लिहाज से भी सबसे जरूरी हिस्सा है। आर्टिकल 39 जो हमें आर्थिक न्याय के लिए एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट देता है। देखिए, आर्टिकल 39 को ना इस पूरी इमारत का दिल कह सकते हैं। इसमें एक दो नहीं बल्कि 6 बहुत खास निर्देश हैं सरकार के लिए। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला, यह सुनिश्चित करना कि हर नागरिक के पास रोजगार के साधन हो। दूसरा, देश के जो भी संसाधन हैं उन्हें इस तरह से बांटा जाए कि सबका भला हो, ना कि वो कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाएं। तीसरा, समान काम के लिए समान वेतन, चाहे वो पुरुष हो या महिला। चौथा, मजदूरों और बच्चों को शोषण से बचाना। और आखिर में बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अच्छा माहौल और सुविधाएं देना। ये सब मिलकर सिर्फ नियम नहीं है, ये एक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था का पूरा खाका है। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अनुच्छेद 39 भारत के सामाजिक और आर्थिक न्याय के मॉडल की सबसे मजबूत नींव है। ये सिर्फ एक निर्देश नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है। चलिए, अब इस फ्रेमवर्क को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें न्याय और स्वशासन के लिए क्या व्यवस्था है। इसमें 2 और बहुत जरूरी स्तंभ जोड़े गए हैं, कानूनी मदद और स्थानीय लोकतंत्र।
आर्टिकल 39A, जिसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया, एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही मानवीय सिद्धांत लेकर आता है। ये कहता है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो गरीबों को मुफ्त में कानूनी मदद दे। इसका लक्ष्य ये पक्का करना है कि कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए न्याय से दूर ना रह जाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। और अगर कभी ये सवाल मन में आए कि भाई ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, क्या इनसे सच में जमीन पर कोई फर्क पड़ता भी है, तो इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है आर्टिकल 40, जो 1950 में सिर्फ एक सिद्धांत था कि गांव में पंचायतें होनी चाहिए। उसे हकीकत बनने में कई साल लगे, लेकिन देखिए क्या हुआ। 1992 में 73वें संशोधन के साथ वो आइडिया एक मजबूत कानून बन गया और आज पूरे भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक शानदार सिस्टम हमारे सामने है। ये दिखाता है कि कैसे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल असल में जमीन पर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, खास तौर पर एग्जाम के लिए। ये है हमारा क्विक बूस्टर। तो देखिए पूरी कहानी कैसे जुड़ती है। आर्टिकल 36 से शुरुआत होती है, जो बताता है कि ये नियम किसके लिए हैं, यानी राज्य। 37 सबसे बड़ा नियम तय करता है, ये कानूनी अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य है। 38 बड़ा लक्ष्य सामने रखता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय वाला एक वेलफेयर स्टेट। 39 हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा इकोनॉमिक रोडमैप देता है। 39A ये पक्का करता है कि न्याय सबके लिए बराबर हो। और 40 शक्ति को गांव के स्तर तक लेकर जाता है। देखा आपने हर आर्टिकल कैसे एक दूसरे पर बना है। और आखिर में एक सवाल, एक सोचने वाली बात। अगर ये सिद्धांत वाकई हमारे देश का नैतिक दिशा सूचक हैं, एक मॉरल कंपास हैं, तो फिर नागरिक ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये सुनिश्चित हो कि सरकार हमेशा सही रास्ते पर ही चले। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।